नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल बीसलपुर अड्डा में एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं खेलो इंडिया 2020 के तहत आपको पढ़ाऊंगा आज फिर से 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस है। जैसा आप लोग इसका रिस्पांस दे रहे हैं वीडियो देख के और बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ये इससे बहुत फ़ायदा होता है, ये फ़ायदे के लिए ही है। और इसमें जो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने की जो प्रवृत्ति है और उसके आंसर देने की, तो इससे क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाते हैं। और तैयारी करने का ये सही तरीका है कि आप एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एक तो मैं रोज़ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ और भी कम से कम 20 क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको नया मिले उसको आप अपने पेज पर लिखिए और उसका आंसर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बैंक बना लीजिए आप। वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो भी आपको अपनी, ऐसा नहीं कि किसी किताब में पढ़ लिया फिर बाद में रिवीजन करते समय कहाँ से लाओगे उसको। तो अपने 20-25 पेज के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिनका रिवीजन फटाफट हो जाए 1 दिन 2 दिन पहले, क्योंकि हमें एग्जाम देने से 1-2 दिन पहले तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर उस समय रिवीजन नहीं हो पाता है तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती है, क्योंकि फैक्ट हैं फिसल जाते हैं। मेरे दिमाग से भी फिसलते हैं, आपके भी दिमाग से फिसलेंगे। फैक्ट का यही होता है। और वनडे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट ही पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम। और देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मरखा घाटी कहाँ पर अवस्थित है। तो घाटियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और एक क्वेश्चन मैं इसके साथ और बताऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन कि मरखा घाटी कहाँ पर अवस्थित है। तो मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। ये चूँकि लद्दाख चर्चा में रहा है तो लद्दाख से पूछा जा सकता है। और लद्दाख का यहाँ डायग्राम ऐसे करके देख लें, और डायग्राम पे ही बनाया ऐसे। ये है लद्दाख, यहाँ पर है लेह। इस क्षेत्र को इसको लद्दाख कहते हैं, ठीक है। ये लेह है। और लेह का एक क्वेश्चन और याद रखिए, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। तो लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। किस पे है? दाएं तट पे। एक क्वेश्चन तो यहीं से ही बनेगा कि जो लेह है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। लेह शीत मरुस्थल है, ठीक है। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। तो ऐसे फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। आपको बताना है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो फूलों की घाटी आपको बताना है, ठीक है। बनिहाल दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है। देखिए, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अब बनिहाल दर्रा से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा से होकर कौन सी सुरंग गुजरती है। तो वो जवाहर सुरंग गुजरती है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि बनिहाल दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है। तो मैंने आपको जो दर्रों वाला वीडियो बनाया था, उस दर्रे वाले वीडियो में यहाँ पे मैंने ऐसे करके ये बनिहाल दर्रा बनाया था। यहाँ एक लोकेशन, यहाँ जम्मू, और यहाँ यस लिखा था श्रीनगर। तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और श्रीनगर से आप लेह जाओगे तो यहाँ पे कौन सा दर्रा पड़ेगा? जोजिला, याद रखना, ठीक है। तो ये एक दर्रे वाला क्वेश्चन हो गया। और बनिहाल दर्रे में जो सुरंग है वो भी याद रखोगे आप, और बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है वो भी याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा द्वीप किस सागर में अवस्थित है। आप हिस्ट्री में पढ़ते होगे एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये वहाँ याद रखो। लेकिन जो एलिफेंटा द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने यहाँ पे पूछा है किस सागर में स्थित है। तो इसकी लोकेशन भी मैं बता दूंगा, पहले इसकी लोकेशन देख लो। ऐसे करके मैप बनाओगे भारत का, तो यहाँ पे पड़ेगा मुंबई के पास में। मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर इधर एलिफेंटा द्वीप पड़ेगा। तो ये कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर, ठीक है। और किसके पास में है? तो यहाँ है मुंबई। तो ऐसे ही डायग्राम छोटे छोटे बना के आप भी अपने नोट्स को इनरिच करिए, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे और ये फैक्ट आपके दिमाग में बैठे हैं। नोट जैसे ही आप डायग्राम पे बनाते हो तो उससे नोट्स फिर आपके दिमाग में बैठते हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ ले कि आलियावेट और खादियावेट, ये दोनों द्वीप कहाँ है? ये भी अरब सागर में है। नर्मदा नदी के तट पे है आलियावेट, और जो ताप्ती नदी है उसके तट पे है खादियावेट। और आलियावेट से क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे ही आपको एक लोकेशन ध्यान आए और मैप पे 2-3 लोकेशन और ध्यान आ जानी चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है मलनाड पहाड़ी प्रदेश, ठीक है। ये पहाड़ी प्रदेश है और किस राज्य में स्थित है? मैंने राज्य का नाम पूछा है, अवस्थित है। तो मलनाड प्रदेश के बारे में देखो, यहाँ जैसे ही आओगे आप कर्नाटक, महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे आओगे तो पड़ेगा कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में
मलनाड पहाड़ी क्षेत्र स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। अब हम इससे और क्वेश्चन क्या बना जा सकते हैं? जो मलनाड पहाड़ी क्षेत्र है, मलनाड पहाड़ी क्षेत्र के पास में ही एक और पहाड़ी है, उसको बोलते हैं बाबा बूदान की पहाड़ी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बाबा बूदान की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। और इस बाबा बूदान की जो पहाड़ी है, उसकी ऊंची चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है? इस बाबा बूदान पहाड़ी की चोटी का नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और दोस्तों ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि कुद्रेमुख से कौन सा अयस्क निकाला जाता है, कौन सा अयस्क वहां से निकाला जाता है, तो वो अयस्क है कुद्रेमुख से लोहा। तो देखिए ये नोट्स बनाने का तरीका, आपने एक बार पढ़ा कि आप एक बार गए मलनाड पहाड़ी प्रदेश में, उस मलनाड पहाड़ी प्रदेश आपने चेक किया कहाँ है? कर्नाटक में। फिर आपने चेक किया कि बाबा बूदान की पहाड़ियाँ भी इसके पास हैं, ये कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? लौह अयस्क। ठीक है, तो कर्नाटक में लौह अयस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करंट से लिया है। क्वेश्चन है पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन्यजीव अभ्यारण्य वो होते हैं जिसमें किसी एक जीव का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों का और वनस्पति दोनों का संरक्षण किया जाता है। तो ये जो पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका वन लाइनर क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई ये असम में स्थित है, असम में। ठीक है, अब मान लो एक बार आप अपने टेक्स्ट बुक लगा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो उस टेस्ट में एक बार आपको आ गया पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। आपने उसको हल कर लिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी आपको यहाँ पर और क्या करना चाहिए? असम में और कौन कौन से हैं, असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। जैसे काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वो जो गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाला, वो भी असम में है। ठीक है, ऐसे ही मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वो भी असम में है। तो यहाँ आप चाहो तो ऐसे छोटा करके नोट्स बना लो, काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है, और मानस, ऐसे करके जो भी आपको याद आ जाए। लखोआ है यहाँ पे, काजीरंगा, मानस है, तो ये इनको अब ये चर्चा में क्यों है पोबीतोरा, ये भी जान लो। ये पोबीतोरा से मानस वन्यजीव, मानस राष्ट्रीय उद्यान में, ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से यहाँ गैंडों का ट्रांसफर किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। मतलब पोबीतोरा से गैंडे को कहाँ बसाया जाएगा? मानस में। और मानस में भी गैंडे हैं पहले। ठीक है, और असम में 80% गैंडे जो भारत में, वो असम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंटलीज जनजाति। देखिए ये जनजाति है और कहाँ अवस्थित है, बस ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, लेकिन इससे आपको और कई सारे क्वेश्चन भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो सेंटिनलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सीधा सा आंसर है अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाई जाती है। कौन सी जनजाति? सेंटिलीज। अब अंडमान निकोबार पे और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है वो भी यहाँ लिख लो। देखो आपने एक का नाम सुना ही होगा, जारवा सुना होगा, आपने एक का नाम और सुना होगा, सोमपेन, ठीक है, और आपने एक का नाम और सुना होगा, ग्रेट निकोबारी, निकोबारी। ऐसे करके आपके देखो ये 3-4 क्वेश्चन यही तैयार हो गए। जारवा पूछा जा चुका है, सोमपेन पूछा जा चुका है, ग्रेट निकोबारी, ग्रेट निकोबारी तो आप पहचान लोगे, लेकिन जारवा, सोमपेन और सेंटिलीज ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। इसलिए ऐसे करके नोट्स बनाओ, ऐसे ही पढ़ो जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, इस पर ध्यान दो, एक एक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन तैयार करो। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है पद्मा नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि अगर मान लो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिया और पूछा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हम आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो जाना जाता है जमुना। अब जमुना नाम से अभी आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। तो 1 से 2 मतलब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा नाम से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में ही डेल्टा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा, तो उसको याद रखिएगा। आगे किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? या अगर रट्टा मारा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो समझ लीजिए जैविक मरुस्थल क्या होता है। जब किसी नदी में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाए, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाए कि उसका इकोसिस्टम प्रभावित हो जाए, उसकी जो जैव विविधता है वो खत्म होने लगे, तो उसको मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल में जैव विविधता कम होती है तो नदियों की जैव विविधता कम होने लगे, मतलब जीव जंतु मरने लगे, उसमें जो अन्य जीव जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो मरने लगे, तो जैविक मरुस्थल। और दोस्तों इसका आंसर है दामोदर। कौन सी?
दामोदर नदी। अब दामोदर नदी कहाँ पाई जाएगी? दामोदर नदी, अब मान लो दामोदर नदी के बारे में 3-4 फैक्ट याद कर लो। निकलती कहाँ से है? तो छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, निकलती वहाँ से। किसकी सहायक है? दामोदर जाके बाद में किस में मिल जाती है? हुगली में, हुगली में, ठीक है। तो दामोदर नदी किसकी सहायक है? हुगली नदी की। अब याद रखो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंगाल का शोक कौन है? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक भी दामोदर नदी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, और बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, इससे पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचती थी, इसलिए बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर याद रखो जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई और उसका क्या नाम है? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई और उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, और वो क्यों बनाई गई? बिजली पैदा करने के लिए, बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए, बहुत। तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और फैक्चुअल भी पूछा जाता है। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट दामोदर नदी वाला आपको क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। थोड़ा स्पेस कर लेते हैं इधर। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हम देखेंगे। स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी किधर जाती होगी? ठीक है, ये जाती है बंगाल की खाड़ी साइड में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो चिल्का झील दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। एक तो क्वेश्चन ये याद रखना है, आपसे राज्य भी पूछ सकता है कि किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये चिल्का झील है ये किस प्रकार की झील है? तो दोस्तों ये लैगून प्रकार की झील है, लैगून प्रकार की। अब आपसे लैगून पूछ सकता है कि लैगून क्या होता है? लैगून वो झीलें होती हैं जो समुद्र तट के किनारे होती हैं और जिनमें खारा पानी भरा होता है। कैसा पानी? खारा, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। अब आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, इसके साथ साथ कि चिल्का झील का पानी कैसा है, खारा है या मीठा है, ठीक है। तो आप आंसर क्या लगाओगे? खारा है, क्योंकि समुद्र के पानी से निर्मित है। आपको ये बताना है कमेंट करके जो कोलेरू झील है वो किन दो नदियों के बीच में डेल्टा पर बनी हुई है? कोलेरू झील, एक बार फिर से याद कर ले, कोलेरू झील किन दो नदियों के डेल्टा के बीच में बनी हुई है और उसका पानी कैसा है, मीठा है या खारा है? ये कमेंट करके आप बताएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है पॉलिटी से। पॉलिटी से इसमें एक क्वेश्चन है, अगली स्लाइड में आपको 9 क्वेश्चन और मिलेंगे। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लें और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके सारे के सारे क्लियर करवा देता हूं मैं। प्रथम विधि अधिकारी, देखो जो प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो होता है महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका किस अनुच्छेद के तहत गठन होता है, मतलब इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि भाई नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इनको हटाता कौन है? हटाते भी राष्ट्रपति है, क्योंकि महान न्यायवादी का पद प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब इच्छा हो उनकी हटा दें, लेकिन याद रखो हटाने से पहले 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति महोदय को, महान न्यायवादी को, ताकि वो अपना काम किसी को हैंड ओवर कर दें और सब समझा दें कि भाई ये केस यहाँ चल रहा है, क्योंकि इनका मेन रूप से काम होता है केस लड़ने का सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, किस में होता है? इनसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है कि जैसे ये हमारा संसद है, ठीक है, इसके 2 सदन है, ऊपर वाला राज्यसभा, अब तो ये डायग्राम आपको रट ही गया होगा, और ये है राष्ट्रपति महोदय, इस पूरे को संसद कहते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्या महान न्यायवादी लोकसभा की जो बैठक होती है उसमें भाग ले सकता है? ले सकता है, ठीक है, तो भाग ले सकता है, ठीक है। क्या बैठकों में राज्यसभा में लोकसभा में बोल सकता है, मतलब अपनी बात रख सकता है? तो हाँ बोल सकता है। क्या ये मत दे सकता है मतदान के समय? नहीं, ये मतदान नहीं कर सकता, लेकिन भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब देखिए महान न्यायवादी से बनने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। एक आध क्वेश्चन जो आपको अलग से मिले तो इन्हीं नोट्स में यहाँ जगह खाली है, वहाँ अपना चिपका लो, ठीक है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको शॉर्ट में कैग बोलते हैं, की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ये अनुच्छेद देखना है आपको, ठीक है। तो अनुच्छेद तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो 148 मतलब 148वें अनुच्छेद के तहत होती है। लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनाए जाते हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, जो सरकार खर्चा करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो खर्चा करेगी वो खर्चा सही जगह हुआ या नहीं हुआ, इसका ऑडिट करेगी, इसकी जांच करेगी कि जितना पैसा लगना चाहिए था जिस प्रोजेक्ट में उसमें उतना लगा या नहीं लगा। तो ये केंद्र की भी जांच करती है, जो केंद्र सरकार के खर्चे होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट का है। और राज्य सरकार के खर्चे होते हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खर्चों की क्या करती है, जो खर्चे होते हैं, खर्चे इनकी क्या करता है, जांच करता है कि सही जगह हुए नहीं। तो ये क्वेश्चन एक तो कॉन्सेप्ट वाला बन गया। अगली बात ये हो सकती है कि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लोक लेखा समिति होती है, तो किसको लोक लेखा समिति का मित्र, दोस्त या साथी बोला जाता है, तो कैग को ही। जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति, ये स्थायी समिति है सदन की, इसका मित्र किसे कहा जाता है, तो इसका मित्र भी किसे कहा जाता है, कैग को कहा जाता है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम समय कितना हो सकता है। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जैसे आज लोकसभा का सत्र खत्म हुआ, इसके बाद कितने समय बाद लोकसभा का सत्र आयोजित करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। तो वो समय है 6 माह, मतलब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता 2 सत्रों के बीच में। तो जो लोकसभा का सत्र होता है, सत्र आहूत किया जाता है, एक साल में 3 सत्र चलते हैं, तो उसमें 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि लोकसभा के एक साल में मिनिमम कितने सत्र होने चाहिए, न्यूनतम कितने 2 होने चाहिए, क्योंकि 6 12 महीना, तो मिनिमम 2 सत्र आयोजित होने चाहिए, ठीक है। वैसे 3 होते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि जो सत्र होते हैं, इनका एक शब्द होता है आहूत। आहूत मतलब बुलाना। तो सत्र को आहूत कौन करता है और सत्रावसान कौन करता है, मतलब सत्र को खत्म कौन करता है, बुलाता कौन है। तो सत्र को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और सत्र को खत्म कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं। तो जो लोकसभा है, ये मान लीजिए डायग्राम ऊपर वाली, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो उस राज्य का नाम बताना आपको। तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किसकी हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। तो इनकी संख्या भी देख लो कितनी होती हैं, 80 होती हैं। कितनी होती हैं, 80। मतलब लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। अब राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 31। तो ये भी सबसे ज़्यादा है। तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, उत्तर प्रदेश की। लोकसभा में कितनी है, 80। राज्यसभा में कितनी है, 31। 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से आपके। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। जो 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं। तो इसमें महिला कैंडिडेट कितने चुन के गए हैं लोकसभा में, 78। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिए। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है, वो क्वेश्चन है आगे बताऊंगा, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ये दोनों क्वेश्चन नोट करो और इनका आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई। मतलब प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो इसकी डेट याद रखो, 13 मई 1952 को जब चुनाव हुआ, उसके बाद ये बैठक हुई 13 मई 1952 को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में यहाँ पे चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पता होगा, जीवी मावलंकर, जिनको आप बोलते हो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो वो कौन थे, जीवी
मावलंकर, ये प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो सुनवाई करवाते हैं, ऊपर बैठे रहते हैं। आपने सुनवाई देखी होगी, जब टीवी में चलता है देखते हैं तो वो ऊपर बैठे रहते हैं और किसको समय देना है बोलने का, किसको नहीं देना है और कितना समय देना है वो सब डिसाइड करते हैं। किसको कौन सी भाषा में बोलना है वो भी डिसाइड करते हैं। तो ये थे पहले जीबी मावलंकर साहब। लेकिन कभी कभी आपको एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि जीबी मावलंकर साहब की प्रथम लोकसभा के दौरान ही मृत्यु हो गई, और मतलब लोकसभा थी लेकिन अध्यक्ष महोदय की मृत्यु हो गई, तो अध्यक्ष महोदय की जगह पे दूसरे आए, वो थे अनंत शयनम सर, तो वो उनको भी ध्यान रखना। तो ये जो जीबी मावलंकर साहब, और ये जीबी मावलंकर साहब प्रथम अध्यक्ष भी थे, और पहले प्रथम अध्यक्ष वो भी थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। अविश्वास प्रस्ताव होता है जब संसद में विश्वास नहीं रहता तो उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, तो इन्हीं को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, और अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का विशेषाधिकार किस सदन को है? तो मैं सदन पूछ रहा हूँ। संसद में 2 सदन होते हैं, ऊपर वाला राज्यसभा, नीचे वाला लोकसभा, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हमने आपको बताया था, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं, तो इनके गठन का अधिकार किसको है? तो इनके गठन का विशेषाधिकार किसको है? राज्यसभा को है। किसको है? राज्यसभा, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा है? किस अनुच्छेद के तहत ये गठन करेंगे? 312 के तहत। तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 312 के तहत किया जाता है। कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या? हाँ, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ठीक है, 17वां क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, 18वां पहले हो गया। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो मनोनीत किए जाने का एक सिंपल सा फंडा है, इनसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत कौन करता है? तो कितने मनोनीत किए जाते हैं? पहले इसका आंसर देख लो। तो संख्या इनकी 12, ठीक है। इनको मनोनीत कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति महोदय। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, ये मनोनीत करते हैं। दूसरी बात, ये किस किस क्षेत्र से होते हैं? तो इनका होता है कला क्षेत्र से हो सकता है, विज्ञान क्षेत्र से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है, साहित्य, एक और होता है समाज सेवा। कौन सा होता है? समाज सेवा। तो इन 4 क्षेत्रों से ही यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। तो ये देख लेना, आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो जैसे हमने अपने संविधान में बहुत से प्रावधान अलग अलग जगह से लिए हैं, तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान, क्वेश्चन है 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश के संविधान से हमने लिया है, कहाँ से लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बताना कमेंट करके, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा हो गया, ठीक है। अगला देखो, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का उसका सदस्य नहीं होता, ठीक है। वैसे कोई भी सभा हो, लोकसभा होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, वो उसका अध्यक्ष होगा, लेकिन वो कौन सा सदन होता है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, अलग से होता है? तो वो होती है राज्यसभा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका सदस्य क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और इसका होता है चुनाव। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे, मतलब वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब किसी के पद पर रहने से दूसरा कार्यभार मिल जाता है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कल वाले वीडियो में मैंने उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन उसमें भाग लेता है, ये सब मैंने बता दिया था, तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप पिछला वीडियो देख लेना। उपराष्ट्रपति की जो वेतन भत्ते होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलते हैं, उनको सभापति के नाम से मिलते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ता नहीं होता, उनको जो वेतन भत्ता मिलता है वो सभापति के नाम से मिलता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा जो ऊपर वाला सदन होता है, उच्च सदन बोलते हैं जिसको, उसमें चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि भाई इसकी आयु मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, मैं डिटेल से 3-4 की आयु आपको समझा ही देता हूँ ताकि क्वेश्चन एक साथ हो जाए आपके और गलत ना हो। पहला तो आप ये देखिए कि इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का किसी को चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। देखो, राज्यसभा, लोकसभा और सबसे ऊपर मान लो
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय, और मान लो ग्राम प्रधान, अभी चुनाव हुआ है तो ग्राम प्रधान को भी लिख लो क्योंकि इसका भी चुनाव हुआ, इसकी भी आयु। एक बार आईएएस के एग्जाम में, अब क्वेश्चन सोचो, एक बार आईएएस के एग्जाम में ग्राम प्रधान की आयु पूछी गई कि किस आयु का व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, तो राष्ट्रपति महोदय के लिए है 35 वर्ष, मतलब कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए व्यक्ति। राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष, एक क्रम भी है ऊपर से नीचे, इसीलिए मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया सीधे सीधे 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और तो लोकसभा के लिए मतलब प्रधानमंत्री कितने साल का व्यक्ति बन सकता है, 25 साल का। 2-1 लोग हो गए, इलेक्शन लड़ लेना अगली बार। और ग्राम प्रधान के लिए कितना होता है मित्रों, 21 वर्ष। ठीक है, तो 35, 30, 25, 21 ये पूरा कॉन्सेप्ट आप एक डिब्बे में लिखो, ऐसे करके बंद करो और इसको याद करो। याद करने का तरीका अच्छा लगा हो, शानदार लगा हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ हमारे बारे में। धन्यवाद।